दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। आज हम करने वाले हैं साइंस बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो 9th-10th का साइंस का एग्ज़ाम आया था उसका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने लगभग 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और इसमें भी हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाइसेक्सुअल प्लांट। तो पपाया बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या होता है? अब यहाँ आप ध्यान से रखना, विच इज़ नॉट अ बाइसेक्सुअल प्लांट मीन्स इट इज़ अ यूनिसेक्सुअल प्लांट। तो ऐसे प्लांट जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट पे हो। और यूनिसेक्सुअल प्लांट कौन होते हैं? जिनमें अलग अलग प्लांट पे फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। तो अगर हम बात करें पपाया, तो पपाया का मेल और फीमेल प्लांट अलग होता है, तो ये एक यूनिसेक्सुअल प्लांट है। वाटरमेलन ये भी एक यूनिसेक्सुअल प्लांट है। और वाइट मलबेरी ये भी एक यूनिसेक्सुअल प्लांट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कुकुम्बर, मेज, मस्कमेलन, कैस्टर बीन, बिटर गोर्ड, ये सारे पम्पकिन, ये सभी क्या है? यूनिसेक्सुअल प्लांट है। तो इसमें पूछा गया विच इज़ नॉट अ बाइसेक्सुअल प्लांट, तो इसमें से तीनों बाइसेक्सुअल प्लांट नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। अब इसमें अगर देखें क्या करेक्ट हो सकता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ टू द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड और प्रोपोर्शनल टू द, अब ह्यूमिडिटी तो जितना ज़्यादा होगा तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं आ सकता। ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट भी नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ इवेपरेशन उतना ज़्यादा होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर बिग 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स इन कॉमर्शियल फर्टिलाइज़र। तो बिग 3 जैसे कि आप नाम से सुनते हो, एनपीके जो फर्टिलाइज़र्स का होता है, एनपीके फर्टिलाइज़र्स, इससे आप ध्यान रख सकते हो। नाइट्रोजन, ये है आपका फॉस्फोरस, और के फॉर पोटेशियम। तो एनपीके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टीम स्टेट ऑफ वाटर। स्टीम स्टेट के कैसा स्टेट होता है? तो इट इज़ अ गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ काव डंग। जो काव का डंग है उसका एप्रोप्रिएट यूज़ क्या होता है? मेडिसिन में उसका यूज़ नहीं होता। अच्छा, अब एज अ मैन्योर उसका यूज़ हो सकता है बिल्कुल, और एज अ फ्यूल यूज़ होता है, बहुत जगह उसको जलाने में इस्तेमाल किया जाता है, बट वो अप्रोप्रिएट यूज़ नहीं है। तो अप्रोप्रिएट यूज़ इसका है सिर्फ मैन्योर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, द इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द वीकनेस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है कितना होता है? जिस पे आइस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में अगर हम बात करें तो 273.15 केल्विन। तो दोनों आंसर सही है। इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नॉट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में नहीं रहते हैं। सीजियम, गैलियम, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन तो लिक्विड स्टेट में रहता है, गैलियम और सीजियम ये रूम टेम्परेचर जो है आपका 25 डिग्री सेल्सियस उस पर नहीं होता। जो गैलियम है वो 27 डिग्री और सीजियम 30 डिग्री के आसपास ये मेल्ट हो जाते हैं। तो 25 डिग्री पे कौन कौन से नहीं है लिक्विड स्टेट में? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलियम एंड सीजियम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन अ सॉलिड मेटल मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर। तो सॉलिड जब मेल्ट होता है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स द सेम, और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब भी कोई फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट हो या लिक्विड से गैस में ट्रांसफॉर्म हो, तो उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्यों? और जो हीट सप्लाई हो रही होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो दैट्स वाई इट रिमेन्स द सेम।
और वो जो हीट है उसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। नेक्स्ट है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन होता है आपका O2 और इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास होता है इसका 16। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि एटॉम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नॉर्मली O2 के फॉर्म में रहता है, इसका मास वैसे हो जाता है 32 मॉलिकुलर मास, बट एटॉमिक मास जो है वो कितना है 16। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ ए लाइट इज कॉल्ड, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज केल्विन इफेक्ट नहीं है, न्यूटन नहीं है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी ऑफ सल्फ़र। अब सल्फ़र जो है वो नॉर्मली आपको S8 और S6 के फॉर्म में रहता है, तो ये क्या है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका सही आंसर हो जाएगा पॉली एटॉमिक। तो यहाँ मोनो, डाई और टेट्रा, ये तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि पॉली एटॉमिक फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग एक्टिविटी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होता है, फिजिकल चेंज बिल्कुल होता है, बर्निंग तो हो ही रहा है, और केमिकल चेंज, तीनों होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड ए नॉन मेटल द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन। अब किसी कंपाउंड में अगर मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं तो अब उसका नेमिंग कैसे करते हैं हम। ऐसे केस में नॉर्मली हम मेटल का पहले लिखते हैं और नॉन मेटल का बाद में आइड को। जैसे अगर आप बात करो एक कंपाउंड है सोडियम और क्लोरीन का, तो सोडियम पहले लिखते हैं, क्लोरीन बाद में लिखते हैं, और जब उसको नाम लिखना होता है तो आइड लगा देते हैं, तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है। ऑक्सीजन होता है तो ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से सोडियम नॉन मेटल्स के लिए हम आइड इस्तेमाल करते हैं और बाद में लिखते हैं। तो आपसे पूछा गया है द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन, मेटल का पहले लिखा जाता है फर्स्ट। ठीक है, इज रिटन फर्स्ट। नेक्स्ट है द मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, इज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, इट इज इक्वल टू दैट ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन, गलत, ये सही आंसर हो जाएगा नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट है और इलेक्ट्रॉन का मास आप बहुत बार पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल हो जाता है मास। ठीक है, एक जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसका मास नेग्लिजिबल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइसोटोप, सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर फिजिकल बट डिफरेंट केमिकल। तो इसका सही आंसर क्या है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स पहले होती क्या है, जैसे अगर हम बात करें कार्बन की तो C614 और आपका C612, तो इसमें क्या है एटॉमिक नंबर इसका सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो और एटॉमिक मास डिफरेंट है तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग इसके सेम होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी लगभग सेम होती है। तो सिमिलर केमिकल नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिमिलर केमिकल और सिमिलर फिजिकल नॉट डिफरेंट, सिमिलर केमिकल नहीं, तो तीनों में से कोई आंसर नहीं हुआ। इसका सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, जो आइसोटोप्स होते हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, क्योंकि उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, ये भी बराबर हैं, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है द हीलियम कंटेन्स 80 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन्स 10 मोल्स, 16 मोल्स, 20 मोल्स। अब आपको पता है हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4U, या उसको हम ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं तो 4 ग्राम। और 80 ग्राम में कितने हो जाएंगे, तो इसका होता है गिवन वेट, तो गिवन वेट है आपका 80 अपॉन मॉलिकुलर वेट है आपका 4, तो डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 20 मोल्स इसका सही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक मास अब देखो यहाँ 40 है, यहाँ 40 है, ये सेम है, तो ये आइसोबार्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एक्सेप्शन कौन सा है,
तो H2O में तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है हमेशा, हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन में। FeO ये एक क्या है आपका नॉन स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसका वैसे नाम आप ध्यान रख लो, बहुत बार पूछ लेते हैं। इसको हम कहते हैं वुस्टाइड। FeO को कहा जाता है वुस्टाइड। ये आयरन ऑक्साइड है जिसका केमिकल फार्मूला होता है FeO, जहाँ पे रेशियो ऑफ आयरन और ऑक्सीजन वो 0.83 और 1 का रेशियो हो सकता है, इससे 0.95 और 1 का भी रेशियो होता है। तो ये वेरी करता है, इसलिए इसे हम नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड भी कहते हैं, और यही इसका एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑल्सो टर्म्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन आपका डिकम्पोजिशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही टर्म है। नेक्स्ट है, द रिएक्शन 2MgI2MnSO3 ट्वाइस MgSO3 प्लस दिस। तो अब इसमें अगर देखो क्या हुआ है, ये आयंस इसके साथ आ गए हैं और ये आयंस इसके साथ आ गया है, तो आयंस का एक्सचेंज है, तो इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज। ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? तो इसका मेन प्लांट बॉडी होता है हैप्लॉइड, और ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं और इसलिए इन्हें गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में खास बात क्या होती है, प्रोडक्ट नॉर्मली एक ही होता है, तो ये आपका एक प्रोडक्ट है इसमें MgO + H2O, तो ये है ऑप्शन। ये तो डिकम्पोजिशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है, तो ए और सी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मेटामेरिकली सेगमेंट बॉडी इज प्रेजेंट इन। जो सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होता है किस में होता है आपका? एनेलिड्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीनस पैंथेरा। अब पैंथेरा जीनस किस किस में होता है? लायन का नाम क्या है पता है आपको? ये इसका होता है पैंथेरा लियो, तो ये भी पैंथेरा जीनस में होता है आपका। और लियोपार्ड जो है उसका होता है पैंथेरा पार्डस, ये आपको ध्यान रखना है, पैंथेरा पार्डस। और वुल्फ जो है वो पैंथेरा जीनस में नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी ये दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और पैंथेरा टिग्रिस होता है टाइगर का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वुल्फ का जो नाम होता है वो होता है कैनिस ल्यूपस, तो ये कैनिस प्रजाति की होता है, कैनिस ल्यूपस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। किसमें ऐसे कौन से प्रोकैरियोट्स है जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है? तो बहुत छोटे इसमें PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोप्लाज्मा, उसी को माइक्रोप्लाज्मा भी कहते हैं, तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं इसका, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रिक्वेंटली एब्जॉर्ब्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन। अब आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो रफ क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, स्किन क्या एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, आपको पूछा है कौन सा नहीं। तो ब्लड आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, स्किन आपको पता है ये किस तरह का टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। और बोन्स भी आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ब्लड, कार्टिलेज, बोन्स ये सारे कनेक्टिव टिश्यू है। स्किन इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस ऑन क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है? तो नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस ऑन क्रोमोसोम्स को कहते हैं सैटेलाइट, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनीज पर यूनिट इज कॉल्ड। जो फिल्ट्रेट पर मिनट जो बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उस रेट को क्या कहते हैं? तो इसको बहुत बार आप किडनी फंक्शन टेस्ट होता है उसमें इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, तो ये होता है आपका, उसको शॉर्ट में हम कहते हैं GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और हेल्दी ह्यूमंस का जो है वो 125 ml पर मिनट से 1
इसके आसपास होता है और इसी के कारण लगभग आपका 180 लीटर्स पूरे दिन में फ़िल्टर हो जाता है। नेक्स्ट है इन द मोनोकोटिलेडन्स द वेस्कुलर बंडल्स हैव। तो वेस्कुलर बंडल्स क्या होता है उनका? सो मोनोकोटिलेडन्स है उसमें वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम प्रेजेंट होता है, फ्लोएम भी होता है, बस कैम्बियम नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैम्बियम। नेक्स्ट है अ कार इज़ मूविंग ऑन ए क्राउडेड स्ट्रीट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म, अनकंडीशनल, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। नेक्स्ट है इन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ द वेरिएबल प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। तो आपको पता है डिस्टेंस और टाइम ग्राफ पे हम हमेशा टाइम को लेते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस को लेते हैं हम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में कौन सा वेरिएबल होता है? तो डिस्टेंस। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स का एसआई यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। और बहुत बार अगर आपको केजी न्यूटन को अगर आप केजीएमएस यूनिट में देखोगे तो न्यूटन क्या होता है? तो अगर आपको निकालना हो मान लो, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास का यूनिट होता है आपका किलोग्राम, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को बहुत बार एमकेएस यूनिट्स में इस फॉर्म में भी लिखा जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट यहाँ पे केजी ग्राम पर सेकंड है तो ये गलत है। लेकिन इसकी जगह अगर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो वो करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन कौन सा इक्वेशन बताता है? तो पोजीशन और टाइम ये हमको बता रहा है, आपको पता है टाइम से, और इससे हम एस जो डिस्टेंस निकाल पाते हैं। तो टाइम और डिस्टेंस से रिलेट ग्राफ करके ये पोजीशन टाइम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 500 ग्राम CMS पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट? इसको हम निकाल लेते हैं। आपका मोमेंटम दिया है, मोमेंटम क्या होता है? पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब ये आपको गिवन है 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी आपकी ऑब्जेक्ट की है 10 मीटर पर सेकेंड। मास आपको नहीं गिवन है, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब अगर हम इसको 10 मीटर की जगह हम इसको मास आपका ये रहने दे 10 मीटर पर सेकेंड की जगह हम इसको क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ है आपका 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसको मास को इसको इधर लेके आ जाए तो ये वैल्यूज सारी कट जाएंगी। तो जब यहाँ से आप देखो मास को आपको निकालना हो तो मास हो जाएगा आपका 500, इधर है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, और नीचे हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इससे ये कट गया, 100 से ये कट गया, तो आंसर आ जाएगा 5 ग्राम। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर। एक सर्कल में जब मूव करती है कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में, तो उसके नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, कांस्टेंट वेलोसिटी, नो वर्क इज़ डन ऑन इट। तो अब इसमें अगर हम ध्यान देखें उसकी वेलोसिटी क्या होती है? वो कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। तो ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है। एंड नो वर्क इज़ डन ऑन इट, उस पर कोई वर्क भी नहीं हो रहा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अवर। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिफाइंस एज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अगर हम देखें तो किसी भी दो मास के बीच में जो ऑब्जेक्ट है उसके जिसका मास है, किसी भी दो बॉडीज़ जिनका कुछ मास है उनके बीच के डिस्टेंस के कारण लगने वाला फोर्स कहलाता है लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी टू बॉडीज़ हैविंग मास। तो इस तरह से आपके ये 150 क्वेश्चंस तक हमने डिस्कस कर लिया। अगर इस तरह से ये टोटल आपका ये साइंस का पार्ट 5 होने वाला है, और अभी तक पार्ट 5 में हमने लगभग 200 से 300 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, और ये इन क्वेश्चंस में आपके एग्ज़ाम्स में आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो इसको आप अच्छे से कर लो। और भी हम नेक्स्ट वीडियो में पीजीटी का क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, पीजीटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस
तीनों के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें ताकि सभी लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस पल्स। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।